अभी भी ब्लैंक दिख रही है। हाँ ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ठीक है। तो जब भी हम कोई कहानी पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि उसके लेखक का नाम क्या है और वो कौन से कहानी संग्रह में संग्रहित है। ठीक है। तो जैसे ये कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। तो इसके लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाद। ये किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जो 1970 में प्रकाशित हुआ था। अब ये जो कहानी संग्रह है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इसमें और भी कहानी संग्रहित है। जैसे कि एक तो यही है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कर कमल हो गए, वह जो आदमी है ना, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, सदगुरु का कहना, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी सी बात। और 8वें नंबर पर संग्रहित है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, फिल्मी रोमांच, प्रेम पुजारी, अगर मैं फिल्म बनाता, ये एक मिनट। ठीक है। तो ये इसमें कहानियाँ और भी संग्रहित हैं। तो एक बार हम इनको देख लेंगे। अब इसके यदि हम प्रमुख पात्र देखें तो इसमें एक माता दीन है जो किस पद पर हैं? सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन, एमडी साहब। इसमें क्या होगा? ये पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में जाएंगे, चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो इसमें ये कहानी हमें जो पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचारों, किस किस प्रकार से भ्रष्टाचार पुलिस में होता है, उस पर एक व्यंग्यात्मक रूप से चित्रण करती है। इसमें एक कोतवाल भी पात्र के रूप में मिलेगा जो चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल है। कुछ कुछ अन्य गौण पात्र हैं जैसे अब्दुल गफूर मुंशी भारतीय पुलिस में, बालभद्र हवलदार हैं, राम राम सजीवन हवलदार, कुछ और लोग हैं जैसे गृह मंत्री, सचिव, पुलिस मंत्री। तो ये इसके पात्र हो जाएंगे। ठीक है। आवाज आ रही है? हेलो। अच्छा एक मिनट रुकना। हाँ स्क्रीन ठीक। एक मिनट वो कूलर था। हाँ एक मिनट। ठीक है। अब हम ये कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर से दृष्टि वाली बुक में समझ लेंगे। ठीक है। तो अभी मैंने इसके कुछ पात्र बता दिए हैं कि एक मातादीन सीनियर इंस्पेक्टर हैं, कोतवाल, गृह मंत्री, सचिव, ये कुछ पात्र हैं। जब हम ये पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हाँ ये पात्र है, इस कहानी का प्रतिपाद्य क्या है। मतलब ये जो कहानी है पुलिस व्यवस्था में कैसे कैसे भ्रष्टाचार होता है उस पर व्यंग है। अब हरिशंकर परसाई का सभी ने नाम सुना होगा, ये प्रसिद्ध व्यंगकार हैं। मतलब इनकी जितनी कहानी है वो व्यंग्यात्मक रूप में होती है। व्यंग समझते हैं आप लोग कि मतलब किसी भी घटना को हास परिहास के माध्यम से उजागर करना। तो जैसे ये कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, तो इसमें जब हम इसको अभी पूरा पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इन्होंने व्यंग के माध्यम से पुलिस विभाग में नया भ्रष्टाचार को कैसे कैसे दिखाया है। ठीक है। अब आप लोग अच्छे से सुनते जाना, लाइन बाय लाइन में पढ़ूंगा और बताता जाऊंगा कि ये लाइन इम्पोर्टेंट है या ये याद रखना कि ये बात किसने किससे कही, और क्रम याद रखना कि। ठीक है। अभी एक बीच में आएगा कि हनुमान मंदिर बनवाया, उनकी वेतन बढ़वा दी। तो जब मैं ये बताऊंगा तो आप लोग इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना। ओके। हेलो। हेलो। हाँ बीच बीच में वही रिप्लाई करते जाना क्योंकि मेरे पास वो स्क्रीन नहीं है ना, गूगल मीट वाली। हाँ ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब। तो क्वेश्चन आ सकता है कि माता दीन किस पोस्ट पर थे? सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और एमडी साहब। ठीक है। कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वह हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर माता दीन
उसे सजा दिला ही देते हैं। मतलब माता दीन के बारे में बताया है कि केस कैसा भी हो वो सजा दिला ही देते हैं। आगे माता दीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाती है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष की माता दीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए। अभी ये थोड़ा गौर से सुनना। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए, टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने। नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। तो क्यों गए थे, भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। ओके। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज्य है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। तो ये जो चांद सरकार ने भारत सरकार को क्या लिखा है, ये याद रखना, यूँ हमारी सभ्यता से लेकर शिक्षित कर दे, यहाँ तक। फिर आगे गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। तो अभी यहाँ पर ये याद रखना है कि किसी आईजी को भेज दो, किसने किससे कहा, गृह मंत्री ने सचिव से। सचिव ने क्या उत्तर दिया, नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक शुद्ध उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तो चांद हमारा शुद्ध उपग्रह है, यह सचिव ने कहा है, ये याद रखना। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। तो अब देखो यहाँ पर डिसाइड हो गया कि चांद पर कौन जाएगा, मातादीन जाएगा। और किससे जाएगा, एक पृथ्वी यान आएगा उससे जाएगा। ठीक है। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा, अगर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो, ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो ये जो चौपाई टाइप की ये लाइन आई है, ये माता दीन की है। यही देके पूछा जा सकता है कि ये लाइन किस कहानी में आई है, या फिर माता दीन इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर आई इस कहानी को किसने कहा है। तो ये किसने कहा है, माता दीन की लाइन है। प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो अब ये लाइन अपने नोट्स में बाद में आप लोग लिख सकते हैं ताकि याद रहे। आगे यान के पास पहुंचकर माता दीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी, तो मुंशी का क्या नाम था, अब्दुल गफूर। गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला जीप एक्शन, FIR रख दे, जीप एक्शन। और रोज नामचे का नमूना, जीप एक्शन। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, तो हवलदार का नाम क्या है, बलभद्र। हमारे घर में जचकी के वक्त अपने खटला, खटला मतलब पत्नी, ब्रैकेट में दिया भी है, को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा, जी पैक्सा। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहें पैक्सा, मैं अपने मकान को, मकान में देखो यहाँ पत्नी के लिए मकान का भी यूज हुआ है, मैं अपने मकान को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। मातादीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है, जी साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है, जी ठीक है। देखो ये तो है पुलिस वाले, तो उनको वही आदत लगी है कि लाइसेंस है कि नहीं है, ये भूल रहे कि उनको तो यान से जाना है ना? आगे मातादीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। ये होते हैं भारतीय पुलिस वाले, कहीं भी चालान करने लगते। चंद्रमा से चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। माता दीन ने कहा, जानता हूँ बे,
पुलिस तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार रामस जीवन भागता हुआ आया। तो देखो, दो हवलदार आ चुके हैं, एक बलभद्र एक रामस जीवन। बोला, पैक्सा एसपी साहब के घर में से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। तो अब याद रखना कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना किसने कहा था? एसपी साहब ने कहा था। बताने कौन आया था? रामस जीवन। तो मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? प्रतीक्षा। और रमन दीदी आपको? हाँ, बीच बीच में बोल दिया करो मुझे। नहीं नहीं, अभी आप लोगों को बस सुनना है। ये पीडीएफ तो है आप लोगों के पास। जब आप लोग एक बार फिर से ये कहानी पढ़ेंगे मेरे पढ़ाने के बाद, सब नोट बनाना। अभी तो बस समझना है कि कहानी क्या है और कौन कौन सी लाइन इम्पोर्टेंट है, बस इतना करना है। ठीक है। हाँ, ये मैंने भेज दी है, पहले भेज दी, कल भेज दी थी। हाँ, ठीक है। हाँ, ग्रुप में डालिए, मैं फिर से भेज दूंगा अगर नहीं होगी तो। हाँ, चलिए मैं भेज दूंगा। अब आगे पढ़ते हैं कहानी, ठीक है? बस बीच बीच में कोई बोलते जाएगा, लगेगा कि सुन रहे हैं, क्योंकि मैं तो पीडीएफ खोल के बैठा हूँ। माता दीन खुश हुए, बोले कह देना भाई साहब से, जरूर लेता आऊंगा। तो माता दीन एसपी साहब को क्या बोलते थे? भाई साहब, याद रखना। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दीन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दीन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रोप से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। तो माता दिन चांद पर गए में जो पुलिस वाले खड़े थे, देखा यार इनको तो स्टार भी नहीं है, ये तो हमसे छोटे अधिकारी होंगे, इनसे हम क्या ही बात करेंगे। ठीक है। तो फिर आगे माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू किया। तो याद रखना, माता दीन चांद पर गए और एक दिन ही आराम किया था, फिर काम में लग गए थे। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू कर दिया। उन पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। तो ये लाइन माता दीन ने चांद के आईजी से कही थी। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। माता दीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था, दफा 362। तो कौन सा मामला था? एबडक्शन का। दफा कौन सी लगी थी? 362। ये माता दीन ने बताया है। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर वह सिस्टम अभी हमारे राम राज में भी लागू चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए, वे अयोध्या ले आए और टोन ड्यूटी में तैनात कर दिया। तो देखो, इसमें अयोध्या का भी जिक्र है और राम का भी जिक्र है, तो याद रखना। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेते आया हूँ। उस पर से मूर्तियां बनवाई हैं, हर पुलिस लाइन में स्थापित कर दीजिए। देखो, पहला काम माता दीन ने जाते ही क्या किया? पुलिस लाइन में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवा दी। ठीक है, ये पहला काम हो गया। अब माता दीन
जी उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई थी। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह मतलब सैलरी। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है। याद रखना, चांद में पहले जो चांद की पुलिस थी उसमें सिपाही को कितने पैसे मिलते थे? 500, थानेदार को 1000। ठीक है। आखिर पुलिस अपराधी क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं। भारत में कितने देते हैं कहानी के हिसाब से? सिपाही को 100 रुपया और इंस्पेक्टर को 200 रुपया। तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। तो पहला काम किया, हनुमान मंदिर स्थापित करवाया। और दूसरा काम ये किया कि जो पुलिस वालों की तनख्वाहें थी वो कम करवा दी। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्या करेंगे। माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी। 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई। तो अब एक बात याद रखना, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि जब पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटाई तो पुलिस ने अच्छा काम किया कि खराब? तो अच्छा करने लगी थी। ठीक है। सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे, पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने मातादीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? मातादीन ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपयों में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी पड़ेगी। और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। देखो, तो भारत की पुलिस व्यवस्था पर यही कितना व्यंग किया है कि यदि जब तक वो पुलिस वाले ऊपरी आमदनी ना ले वो काम नहीं करते। तो ये व्यंगात्मक रूप में दिखाया है इन्होंने कहानी के माध्यम से। आगे, चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी पूरी तनख्वाह से ही गुजार करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। मातादीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। मातादीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। देखो, अब एविडेंस अभी है नहीं, तो अब देखना मातादीन किस प्रकार से एविडेंस लाते हैं। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एक एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। मातादीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता था, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। मातादीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की। मातादीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते हुए आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है?
चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। तो देखना माता दीन क्या बोलेगा। माता दीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह क्यों गए? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। माता दीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो इनका इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत क्या है। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने जरूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना है सवाल की जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस बात पर साबित हो सकता है। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को। यह आप अपने सोचने की बात नहीं। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। तो यह मानव ये ये पूरी लाइन दे देंगे, पूछ लेंगे यह पुलिस का क्या है, तो याद रखना मानवतावाद है। तो यह किसका सिद्धांत है? इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत है जो माता दी ने समझाया है। ठीक है। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों से होगा, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। माता दीन को बताया गया कि वह भला आदमी है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। बस माता दीन को चल गया पता कि ये तो विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो मैं समझा चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा उसे हो या कातिल को, फांसी तो ईश्वर ही करेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो FIR। तो देखो आप लोग देखो कि मतलब जो पुलिस में ऐसे कई बार होता है ना कि खून किसी ने किया, फंसा किसी गरीब को दिया जाता है। तो वही इस कहानी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। उसके बाद माता दी ने FIR भरवा दी, बखत जरूर के लिए जगह खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कहे तो हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। तो यह सब ऊपर से हो रहा है। ये बात आज भी बोलती है, अब बोला जाता है ना, हमारे बस में कुछ नहीं है तो ऊपर से हो रहा है। तो वही इस कहानी में बताया जाता है। आगे कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। माता दीन बोले, SP भी कह रहे ऊपर से हो रहा है। तब वे IG के पास शिकायत करेंगे। IG भी कहें कि सब ऊपर से हो रहा है। तब वे पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। पुलिस मंत्री भी कहें, भैया मैं क्या करूं, यह ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएं। प्रधानमंत्री भी कहें कि मैं जानता हूँ यह निर्दोष है, यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे माता दीन ने कहा, तब क्या? तब किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना। मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है? देखो व्यंग कितना गहरा व्यंग है कि हर व्यक्ति बोल देता है कि मेरे बस का नहीं, ये ऊपर से हो रहा है। प्रधानमंत्री तक यही बोल रहा है कि ये ऊपर से हो रहा है। आगे
कोतवाल चुप रह गया। वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम उसे सीख लो। तो ऊपर से हो रहा है, ये कितने सालों से सरकारों को बचा रहा है? 25 साल से। तो याद रखना कि 25 साल इस कहानी में दिख रहे हैं। केस की तैयारियां होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। देखो कितना चालाक इंस्पेक्टर है, जो निर्दोष था उसको फंसा दिया है। अब उसको 4-5 गवाह की और जरूरत है। देखो वो कैसे अरेंज करता है कोतवाल। चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं, तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा? माता दी ने सिर फूंक लिया। किन बेवकूफों पे भी फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो एबीसीडी भी नहीं आती। झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। तो चश्मदीद गवाह की क्या परिभाषा दी है माता दी ने? वह नहीं जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई नहीं कहेगा। ऐसा कोई क्यों कहेगा? तो आप लोग बताओ, यहाँ तक समझ में आ रही है ना आपको बातें कि कहानी में क्या क्या बात हो रही है, कैसे कहानी आगे बढ़ रही है? हाँ, ठीक है। कितने लोग ऐड हो चुके हैं अभी तक? तो आगे पढ़ते हैं। मातादीन ने कहा, कहेगा समझ में नहीं आता, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? अरे, चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से ही रहती है। जहाँ जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई देवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है, वहाँ पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनकर देता हूँ। 8-10 उठाईगीरों को बुलाओ, जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हो, जुआ खिलाते हो, शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे। बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन जानती थी यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहाँ नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी तो ऐसी उठ पटांग बात करता है। वे हंसने लगे। माता दीन ने कहा, तो मत जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दीन ने गुर्रा कर देखा। कहा, कैसे देखा तो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक आदमी को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? नहीं, घबरा कर बोले, साहब तुम जेल नहीं जाना चाहते। माता जी ने कहा, ठीक तो तुम उस आदमी को लाठी मारते देखा देखा ना? देखो जबरदस्ती कबूल करवा रहे हैं ये बोले, देखा था। सब आदमी घर से निकला। अब जो लाठी मारना शुरू किया हुआ बेचारा देखने से सब समझ कर गिर पड़ा। माता जी ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी बात बात है। ये वही सारी मतलब बताना ये थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है? माता जी ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी बात बातें देखोगे। वे बोले, अपनी ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। मातादीन जानते थे ये पहला मौका है। जिर उन्होंने ये क्या कहा, होने वाला है?
एक मिनट, एक मिनट। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांव से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। एफआईआर बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री के स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था? तो माता दिन कितने साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे? 26 साल पहले, याद रखना। किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा? वे पछताएं। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। भारत के सर पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया है। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद विशेष अधिवेशन बुलाया गया। वह तूफान खड़ा हुआ गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से में चिल्ला रहे थे। अब ये संसद की बात चल रही है। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। मतलब देखो, पुलिस की व्यवस्था बिगड़ गई थी, तो ये जो विपक्ष के लोग थे ना, वो ये चिल्लाने लगे थे कि कोई आ, कोई भी आदमी डूबते बच्चों को नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे, लगा कई रात सोए नहीं। रुआंसे होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। ये किसने कहा? चांद के प्रधानमंत्री ने। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा, जाने का नाम नहीं ले रहे अभी। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं, काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। अब याद रखना, चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र भी लिखा था कि वो माता दीन को वापस बुला लें। चौथे दिन माता दीन जी को वापस लौटने के लिए आईजी का ऑर्डर मिल गया। चौथे दिन उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया, उसमें लिखा था, ये पत्र की बातें थोड़ी ध्यान से सुनना। इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए कि कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं,
कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबोने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में बुला लिया जाए। तो ये थी अपनी कहानी। समझ में आई आप लोगों को? अब इसमें हमें क्या समझ में आया कि इसमें पुलिस पर व्यंग किया। अब देखो, मतलब पूछ लेंगे कि इस कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें पुलिस व्यवस्था पर व्यंग है, ठीक है। जो निर्दोष लोग हैं उनको कैसे दोषी करार दिया जाता है, ये बताया गया है। पुलिस द्वारा विज्ञान और वैज्ञानिक, मतलब पुलिस जो माता दीन है वो कहता है ना कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, तो वैज्ञानिकों को भी नकार देता है। और जो चांद की अच्छी पुलिस थी उसको भी बिगाड़ के आ जाता है। तो और ये पुलिस की कार्यशैली पर व्यंग किया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये आ सकता है कि हवलदार कौन था, माता दीन कौन सी पोस्ट पर है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि गृह मंत्री से आईजी ने कहा कि फौरन पुलिस भेज दो, मैंने बीच बीच में बताया था ना, तो ऐसे बन सकते हैं। उसके बाद पुलिस में जो सिपाही था और इंस्पेक्टर था उसकी कितनी सैलरी थी, और जो भारत में सिपाही और इंस्पेक्टर हैं उनकी कितनी सैलरी है, ये कहानी में आए थे ना ये सब। तो ये आ सकते हैं क्वेश्चन में। या फिर सबसे पहले माता दीन ने चांद पर जाके क्या किया, एक मंदिर, पुलिस लाइन में मंदिर बनवाया, फिर तनख्वाह कम करवा दी। तो ऐसे ही अगर एक दो बार कर लेंगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा हमसे बन जाएगा, सही हो जाएगा। और इसमें एक मुहावरा चलता है क्या, कि हम क्या करें सब ऊपर से हो रहा है ना। तो इस लाइन के द्वारा जो भारत की वर्तमान पुलिस व्यवस्था है उसको दिखाया गया है कि लोग कैसे भ्रष्टाचार करते हैं। तो यही है इस कहानी के बारे में।